हीट वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा टॉपिक पढ़ा, दैट इज़ रेगुलेशन। अभी हम लोगों को हमारे हीट वाले चैप्टर में एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर मैं कहूँ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ाई करनी है। डन। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ाई करने से पहले, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिक्विड, इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करेंगे। मतलब कि अगर हम लोगों के पास एक कोई लिक्विड अगर होता तो वो लिक्विड क्या नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल बिहेवियर स्टडी करोगे, या फिर आप ये बोलोगे, देखो बैकग्राउंड नॉइज़ को ना अवॉइड करना, रात के 11 बज रहे हैं बट स्टिल यहाँ पर डीजे बजा बजा के रखें। अच्छा, ये मत देखना कि मैडम यहाँ तो AM लिखा है, क्योंकि मैं सारी पीरियड्स मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, ठीक है, इसीलिए वो मॉर्निंग में बनाया हुआ दिख रहा है। बट अभी 11 सवा 11 बज रहे हैं। तो खैर, अभी देखो, नॉर्मल बिहेवियर आपको किसी भी चीज़ का पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका एबनॉर्मल बिहेवियर बता पाओगे। आप कैसे बोलोगे कि फलाना चीज़ एक एबनॉर्मल है? मतलब कुछ तो होगा ना कि इसको नॉर्मल कहते हैं, जिसके पास ये नहीं है उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे। तो आज की क्लास में हम किसी भी लिक्विड की नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, इसकी पढ़ाई करेंगे। जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओ दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर, तब हम बहुत ही ईजीली डिफाइन कर पाएंगे पानी के एबनॉर्मल बिहेवियर को। डन? क्लियर है? ओके। तो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिक्विड को स्टडी करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी आप बचपन में पढ़े हो, बट उनका यहाँ पर आपके पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें वापस से रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है मैडम? देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं हमारे पास। बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। सो व्हाट इज़ इट? नहीं, कुछ नया तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। एक होती है आपके पास सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है गैस। डन? अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो देखो, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। बराबर, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट भी होते हैं, एज वेल एज टाइटली बाउंडेड होते हैं, और यहाँ पे मोशन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब ये कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, हमारे लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो कॉम्पैक्ट बिहेवियर है, उनका कॉम्पैक्ट बिहेवियर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, लिटिल बिट दूर, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। बराबर, ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे इनके अंदर आ जाता है मोशन। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है यार। मोशन इनमें आ जाता है, मोशन इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस में पार्टिकल्स आपके और भी दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो मोशन है, ये मोशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते हैं, वो फटाफट 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 अलग 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 डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब देखो, पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ईजीली तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में। लेकिन अगर हमारे पास एक पानी बर्फ के फॉर्म में है, यानी कि पानी हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हो? आप बोलोगे मैडम वेरी इजी। हम सॉलिड को अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको हीट करते हैं। अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो मैडम, हम तब भी हीट करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो,
है ना। हीट करने का मतलब तो यही होता है ना, एनर्जी सप्लाई करना, बिल्कुल यही होता है ना। यानी कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो आपके एनर्जी सप्लाई करने से मोशन क्या होती है, बढ़ने लगती है। पार्टिकल्स की जो मोशन है वो मोशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये था आपका पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। मतलब पार्टिकल अगर एक सर्टेन स्पीड के साथ हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे उसका जो मोशन है वो वैसे वैसे इंक्रीज होता है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, आवर कंक्लूजन नंबर 1 जो हमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकती हूँ कि हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, मोशन ऑफ पार्टिकल के। ठीक है, पार्टिकल का मोशन जितना ज़्यादा रहेगा जितनी ज़्यादा आप हीट सप्लाई करोगे। डन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो। ठीक है, अच्छा क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू आप लोगों का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये है तुम लोगों का प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला। ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला तुमने कोई पहली बार सुना है, ये फॉर्मूला आपने इससे पहले भी सुना है। क्या करना है मैडम हमको इस फॉर्मूले का? अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला दो टर्म से बना है। एक इसके पास है न्यूमरेटर और एक इसके पास है क्या, आप लोगों का डिनोमिनेटर, बराबर। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि मास न्यूमरेटर में है और क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। खैर, मेरा जो कंसर्न है, जो मेरा टॉपिक ऑफ आज का नेचर है वो मेरा है इसके अराउंड, मास के अराउंड मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विड्स का जनरली हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, है ना। डन, याद आ रहा है? तेल आप खरीदते हो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, किलो में हम लोग यूजुअली डील नहीं करते। बट अगर कोई सब्जी वगैरह खरीद रहे हो तो तुम्हारा नेचर क्या होता है, 1 किलो 2 किलो। खैर, तो इसीलिए हम लोगों का जो टॉपिक है डेंसिटी का वो वॉल्यूम के अराउंड घूमेगा, ना कि मास के अराउंड। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड होता है ना इनवर्स, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर 1 एंड यू हैव क्वांटिटी नंबर 2, और दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे क्वांटिटी नंबर 1 इंक्रीज होगी क्वांटिटी 2 आपकी डिक्रीज होगी। ये होता है इनवर्स का मीनिंग। सो डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये लोग भी कैसे हैं, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ऐसे केस में मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो जो लिक्विड है उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। आप जैसे जैसे डेंसिटी कम कर रहे हो तो फिर उल्टा होगा, जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस वॉज आवर कंक्लूजन नंबर 2 कि हमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ नॉर्मल तरीके से वेरिएशन किस तरीके से होता है। 2 कंक्लूजन पता चले। पहला, हीट जितनी ज़्यादा सप्लाई करोगे मोशन इंक्रीज होगा, बराबर। और दूसरा, डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। खैर, डन है, ठीक है, डन है। अब देखो होता कैसा है, अब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। आपके पास एक लिक्विड है, लेट्स से ये आपका कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोग थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली 50 ml। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली लेट्स से 40 ml, और यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली 60 ml। ठीक है, मैं बहुत आलसी नेचर की हूँ, मेरे को ये बार बार डायग्राम ताकि ना बनाना पड़े, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब मेरे पास एक लिक्विड है जो मैंने इस कंटेनर के अंदर भर के रख दिया इस तरीके से। ठीक है, 50 ml फिलहाल मेरे पास मेरा लिक्विड है। ओके, डन, ठीक है। अब देखो हम 2 चीज़ें करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे ये वर्कआउट करते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर को हीटअप किया, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे ये वर्कआउट करेंगे कि मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर को फ्रीज किया, मैंने इसको ठंडा किया। ठीक है, अच्छा, ओके, 1 मिनट, क्या हो गया रॉबी, अकेला आया है?
हाँ चल मैं आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ बेटा। अकेला आया है, बुला नहीं आया है। जा तू नीचे जा, मैं आ रही हूँ। या फिर ऊपर जा, जा हवा खा के आ जा। ठीक है, खैर तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो आप इसको हीट अप करोगे या तो फिर आप इसको फ्रीज करोगे। तो देखो होगा कैसा, अभी जिस भी स्टेट में ये लिक्विड है, डेफिनेटली इस लिक्विड के अंदर इसके खुद के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना, जो अगेन हम जानते हैं कि मोशन कर रहे होंगे, है ना, इनका रैंडम मोशन चल रहा होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। अब जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीटअप करते हो तो हीटअप करने से होता क्या है, उसका जो मोशन है वो मोशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब पार्टिकल जिस स्पीड से पहले भाग रहे थे, पार्टिकल अब उससे कई गुना तेजी स्पीड से भागेंगे, उनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, वो तितर बितर होने लगेंगे। मतलब पहले वो एक जगह सिमटे हुए थे। इस कंटेनर की बात करूं तो पार्टिकल्स जहाँ भी थे, जैसे भी थे, जो भी उनकी लोकेशन थी, जब आपने उसको हीटअप किया तो पार्टिकल्स की जो लोकेशन है वो और ज़्यादा रैंडम हो गई। पार्टिकल्स मोर रैंडम, वो फैल गए। ठीक है, वो क्या हो गए, फैल गए। ध्यान से सुनना, पार्टिकल्स क्या हो गए, फैल गए। और क्योंकि पार्टिकल्स फैल गए हैं, वो ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे इनका वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सपैंड हो गए। पार्टिकल्स एक्सपैंड हुए का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स के एक्सपैंड होने का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस पहले 50 ml वाली लोकेशन तक ही खुद को समेट कर रखा हुआ था, नाउ उसने खुद को 60 ml तक पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि आपने हीट एनर्जी सप्लाई की। क्योंकि आपकी हीट एनर्जी के सप्लाई करने से उसका मोशन और बढ़ गया, है ना, वो और दूर दूर तक जाने लगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। राइट, हीट सप्लाई करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पार्टिकल और दूर दूर तक जाने लगते हैं। तो इसीलिए आपका लिक्विड एक्सपैंड हो गया। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट होगा कि मैडम एक्सपैंड में 60 ml तक ही क्यों, 600 ml क्यों नहीं? हर लिक्विड के एक्सपैंड होने की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया है, 60 ml लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड वैरी होगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने एक कंक्लूजन नंबर 3 क्या निकाला, इससे हमने कंक्लूजन नंबर 3 ये निकाला कि जो लिक्विड्स होते हैं, इन लिक्विड्स को अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे लिक्विड एक्सपैंड होते हैं। इससे कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है, ये इतना डे टू डे लाइफ वाला कंक्लूजन है कि आप इसका एग्जाम्पल अपने घर में भी देख सकते हो। कैसे? आप एक कढ़ाई लो, कढ़ाई सभी के घर में होगी, है ना, उस कढ़ाई में क्या डाल दो, तेल डाल दो। तो जब तुम तेल डालते हो तो तुम देखना तेल उस कढ़ाई में एक जगह पर जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या करो, आप उसी सेम कढ़ाई को हीट करो, खाना बनाने के लिए हीट करना पड़ता है, तो देखना आपका तेल ना फैल जाता है। राइट, आपका तेल क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। देन तो इससे क्या समझ में आता है कि व्हेन यू सप्लाइड हीट, आपका जो ऑयल है वो ऑयल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। दिस प्रूव्स दैट कि जो लिक्विड्स होते हैं वो हीट करने पर एक्सपैंड होते हैं। हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है ना। चलो अब एक काम करते हैं, उसी सेम लिक्विड को, जो हमारा कंटेनर नंबर ए था, जो हमारा 5 मिनट है, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल कंटेनर था, उस ओरिजिनल कंटेनर में क्या है, जो लिक्विड था उसको अब हमने फ्रीज करना शुरू कर दिया। फ्रीज मतलब उसके अंदर हम एनर्जी नहीं दे रहे। फ्रीज का मतलब होता है हम उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिससे तुम काम कर रहे होगे, है ना, मस्ती, खाना, पढ़ाई, खेलना, कूदना। राइट, अगर तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी रिमूव कर दी जाए, काइनेटिक एनर्जी हटा दी जाए, तो होगा क्या, एनर्जी रिमूव कर देने से जो पार्टिकल्स पहले ओरिजिनल पोजीशन में जैसे मूवमेंट कर रहे थे, अब वो ओरिजिनल पोजीशन में उतना तेज मूवमेंट नहीं करेंगे, उनकी मूवमेंट और स्लो डाउन हो जाएगी। हाँ, 5 मिनट बेटा, चल रही हूँ आ रही हूँ, आप लेने आए थे, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में चलूँगी, ठीक है, 5 मिनट्स। तो अब क्या होगा, उनकी जो मोशन है वो मोशन क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, है ना, उनकी मोशन क्या हो गई, पार्टिकल का जो मोशन है वो पार्टिकल का मोशन क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उनके अंदर से एनर्जी क्या कर ली, निकाल ली।
तो इसका मतलब पार्टिकल अब एक जगह क्या हो गए, बैठ गए, क्योंकि उनके अंदर मोशन करने की एनर्जी नहीं है। तुमसे अगर दिन भर बहुत सारा काम करवा लिया जाए और फिर तुमको बोला जाए आप खेलो, और तो तुम एक जगह जाके सो जाओगे। जैसे अभी हमारे रॉबी को नींद आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारा मोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट। तो वैसे ही जब हमने उस लिक्विड के अंदर से एनर्जी निकाल ली, जब उसको फ्रीज किया, तो उसके जो पार्टिकल्स थे उनका मोशन रुक गया, वो एक जगह कॉम्पैक्ट होने लगे। वो बैठ गया कि चलो अब साथ साथ रहते हैं, क्योंकि दूर दूर जाने की तो हमारे पास एनर्जी नहीं बची। तो ऐसे में जो चीज़ पहले नॉर्मली 50 ml में थी, वो कॉम्पैक्ट होकर अब खुद को कितने ml पे ले आएगी, 40। डन। तो क्यों ये कॉम्पैक्ट हुआ, इसका वॉल्यूम देखो कम हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब आपका लिक्विड क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपके पास एक लिक्विड है और आप उस लिक्विड को अगर फ्रीज करते हो, उसके अंदर से एनर्जी निकालते हो, तो लिक्विड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपैंड होने का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, और कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाना। क्या यहाँ तक बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, हमने ऑलरेडी कंक्लूजन नंबर 2 क्या निकाला था कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। तो अगर लिक्विड हीट करने पर एक्सपैंड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ज़रूर उसकी डेंसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। और अगर लिक्विड फ्रीज करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो कंक्लूजन फाइनली हमारा निकला कि लिक्विड्स को हीट करने पर वो एक्सपैंड करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, या फिर डेंसिटी के टर्म्स में उनकी डेंसिटी घटती है। लिक्विड्स को फ्रीज करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका वॉल्यूम घटता है, या फिर उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों के टर्म्स में बातचीत की जा सकती है, चॉइस आपकी है कि आप किसके टर्म्स में अपना जवाब देना चाहते हो, बट दिस इज नोन एज नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनी लिक्विड। ये कहलाता है किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बिहेवियर, पानी को छोड़कर, है ना, पानी को छोड़कर किसी भी लिक्विड का ये नॉर्मल बिहेवियर होता है कि हीट करने पर वह एक्सपैंड होते हैं, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और उनकी डेंसिटी को खुद के डिक्रीज करते हैं। और नॉर्मल बिहेवियर किसी भी लिक्विड का क्या है कि जब उनको फ्रीज करते हैं तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम को डिक्रीज करता है और डेंसिटी को इंक्रीज करता है, नॉर्मल बिहेवियर। बट अब पानी ऐसा नहीं है, पानी ऐसा नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर पानी करता क्या है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट पानी ये काम नहीं करता। अगर तुम पानी को हीटअप करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में, वो एक एबनॉर्मल नेचर शो करता है। तो इस बिहेवियर को क्योंकि वो शो नहीं कर पाता है एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में, इसीलिए हम उसे कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। लेकिन वो क्या टेम्परेचर रेंज है, वो कैसा करता है और वो क्यों करता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी कल की क्लास में। बट आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया कि आखिर नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, ताकि हमको ये पढ़ने में आसानी रहे कि आखिर पानी का बिहेवियर एबनॉर्मल क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल